स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया पब्लिकेशन के मुख्य बिहार दरोगा की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सीट नंबर 2 को कवर करेंगे। इससे पहले हमने जो है ऑलरेडी प्रैक्टिस सीट नंबर 1 को कवर करा दिया है। अगर अभी तक आपने प्रैक्टिस सीट नंबर 1 को नहीं देखा है तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर इसे जो है बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा की प्रैक्टिस सीट नंबर 1 को देख सकते हैं। फ्रेंड, हम लोग जो है बिहार दरोगा का मेंस का प्रैक्टिस सीट जो कि 20 दिनों में 15 प्रैक्टिस सीट कराने वाले हैं। तो आप लोग जो है सभी को वीडियो में बने रहेगा और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो अपलोड किए जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग प्रैक्टिस सीट नंबर 2 को डिटेल के साथ कवर करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मौर्यकालीन दरबारी कला के रूप में संदर्भित किया जाता है। मौर्यकालीन दरबारी कला के रूप में जो संदर्भित किया जाता है ये है स्तंभ को। स्तंभ यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्यकालीन कला को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है राजकीय कला और दूसरा जो है ये लोक कला है। राजकीय कला में राजरक्षकों या फिर दरबारियों द्वारा निर्मित स्मारकों को शामिल किया गया है, जैसे कि स्तंभ, गुहा, स्तूप आदि। ये सभी जो है राजकीय कला के अंतर्गत आते हैं। और मौर्य कला में मूर्तियों का निर्माण जो है ये चिपकवा विधि या फिर सांचे के ढालकर ये सभी से जो है इसका निर्माण किया गया जाता था। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर जो है पहला का स्तंभ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहरों को किस स्वरूप में रखा गया है। हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहर को जो है ये आयताकार स्वरूप में रखा गया है। तो आयताकार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा वर्तमान समय में जो है ये रावी नदी के तट पर स्थित है और ये जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिले में स्थित है। स्टुअर्ट पिक ने इसे जो है अर्ध प्रौद्योगिक नगर कहा था। इन्होंने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। सिंधु सभ्यता का विस्तार जो है ये त्रिभुजाकार है, लेकिन यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता पूछा तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये आयताकार है। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। फ्रेंड, मैं बता दूँ आप लोगों को कि इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी को हम लोग डिटेल के साथ आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट ने वर्ष 1010 ईस्वी में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है ये राजा राज प्रथम के द्वारा कराया गया था। तो राजा राज प्रथम ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था और राजा राज प्रथम ने उत्तरी श्रीलंका पर आक्रमण किया। साथ ही ये जो है वहाँ के राजा महेंद्र पंचम को भगाकर जो है श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण ले ली थी। वहाँ जो है श्रीलंका में दक्षिण जिला में भाग गया और ये जो है दक्षिण जिला में रोहन में शरण ले ली थी। राजा राज प्रथम जो है श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुहिम चोल मंडल जो है इसमें बनाया था। चोल वंश का अंतिम राजा जो था ये राजेंद्र तृतीय था। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा कहाँ स्थित है। अजंता की गुफा की बात करें तो अजंता की गुफा जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं कुछ गुफाएं के नाम ले रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बाघ की गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश में है और एलोरा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है। बराबर की गुफाएं जो है ये बिहार गया जिला में है और एलिफेंटा की गुफा जो कि महाराष्ट्र में है। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है और ये जो है मध्य प्रदेश के रायसेन में है। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है ये 250 BC हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है ये 250 यानी 250 BC हुई थी। और पहले की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति जो कि 483 ईसा पूर्व हुई थी, जो कि राजगीर में हुई थी और उस समय जो शासक थे आजाद शत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति जो कि 383 ईसा पूर्व हुई थी और ये जो है वैशाली में हुई थी और इस समय जो शासक थे ये कालाशोक थे। और तृतीय बौद्ध संगीति जो कि 250 ईसा पूर्व हुई थी, इस समय जो है स्थान था पाटलिपुत्र यानी जो पटना है अभी वर्तमान में यहाँ था।
और इस समय शासक जो कि अशोक थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कि प्रथम शताब्दी और सन ईसा में हुआ था। और ये जो है कुंडलवन जो कि कुंडलवन कश्मीर में पड़ता है। और इस समय जो है शासक थे ये कनिष्क थे। तो आप लोग सारे पॉइंट को जो है आप याद रखिएगा। और तृतीय बौद्ध संगीति जो है 250 BC हुई थी। और उस समय जो है शासक कौन थे, तो ये अशोक थे। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। और तृतीय बौद्ध संगीति जो कि पटना में हुई थी, पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है कि 526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत में दिल्ली के सुल्तान को हराया और दिल्ली और किस स्थान पर कब्जा किया था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। उस समय बाबर ने दिल्ली के सुल्तान को हराकर जो है दिल्ली और किस स्थान पर कब्जा किया था, तो ये जो है दिल्ली और आगरा पे कब्जा किया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा। पानीपत के युद्ध के समय इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था। इस सुल्तान में बाबर ने तुगलमा युद्ध एवं तोपखाने पद्धति का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिए थे। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक था। इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश का शासनकाल जो है ये 1211 से 1236 ईस्वी तक था। तो 1211 से 1236 ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश के कार्यकाल जो कि 1211 से 1236 ईस्वी तक था। और इल्तुतमिश जो कि ऐबक का दास था। इल्तुतमिश जो कि प्रथम इलवारी तुर्क शासक था तथा यह जो है दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। और दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान जो है ये इल्तुतमिश था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने मध्यकालीन भारत में तमिलनाडु पर शासन किया था। मध्यकालीन भारत में तमिलनाडु पर शासन करने वाला शासक की बात करें तो ये जो था ये चोल वंश था। कौन था, तो ये चोल वंश था। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के अवशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश का संस्थापक जो कि विजयालय थे। और ये जो है 850 से 870 ईस्वी तक थे। इसकी राजधानी जो कि तंजौर था। और चोल काल में भूमिकर उपज का 1/9 भाग जो है हुआ करता था। चोल काल में कंजलू सोने के सिक्के थे। ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। और एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूटों ने करवाया था। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई। पूर्व गुप्त काल में सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई। ये जो है सातवाहनों द्वारा जारी की गई थी। तो सातवाहन ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके ये जो है सिक्के ये सिक्के आमजन के आर्थिक लेन देन में अधिक उपयुक्त थे। तो ये सारे पॉइंट जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का विचार दिया था। गुरुमुखी लिपि का विचार जो है ये गुरु अंगद देव के द्वारा दिया गया था। तो गुरु अंगद देव ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गुरु अंगद देव जो कि सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम जो था ये लहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। गुरु रामदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए जो कि 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद इनमें से किस वर्ग के लोगों में राष्ट्रीय एकता का विचार लोकप्रिय हुए। राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए ये जो है ये हुए हैं शिक्षित उदार मध्य वर्ग में। शिक्षित उदार मध्य वर्ग में कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद जो है लोगों में राष्ट्रीय एकता के विचार से जो है ये लोकप्रिय हुए हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षित उदार मध्य वर्ग। और प्राचीन काल एवं मध्यकाल में कुलीन विशेषाधिकारों वाले वर्ग बहुत ही प्रभावित रहा। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। कुलीन विशेषाधिकार वर्गों के बाद जो है शिक्षित उदार वर्ग जो है राष्ट्रवाद का धरोहर बना। और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भी जो है शिक्षित उदार मध्य वर्ग का प्रारंभ समय से ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस के किस प्रकार की सरकार का अंत हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप जो है फ्रांस की राजतंत्र जो सरकार थी इसकी जो है अंत हो गई। तो राजतंत्र ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस की राज्य क्रांति जो है ये 1789 ईस्वी में लुईस 16वां के शासनकाल में हुई। इस समय जो है फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। और फ्रांसीसी क्रांति में वॉल्टेयर, मोंटेस्क्यू एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया था। तो ये सारे पॉइंट जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व जो है ये जो है मोगली द्वारा किया गया था। तो मोगलीपुत्तिस द्वारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोगलीपुत्तिस द्वारा जो है तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था। और तृतीय बौद्ध सभा जो है ये पाटलिपुत्र में हुआ था जो कि 250 ईस्वी पूर्व हुआ था। और ये जो है अशोक के समय हुआ था। तो ये सारे पॉइंट जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने समर्थन किया। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है समर्थन दिया गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के समर्थन दिया गया था इसमें। और इस प्रस्ताव का आलेख स्वयं गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सहयोग से बनाया था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम कब पारित किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम जो है ये जो है 1878 को पारित किया गया था। तो 1878 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्च 1878 ईस्वी में लिट्टन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया था। पायनियर अखबार में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। तो ये जो है सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एक तत्व एक्स आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से संबंधित है और यह जो है अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए x⁻³ जो कि ऋणात्मक बनाता है। तत्व x का परमाणु क्रमांक क्या होगा। इसमें जो है तत्व x का परमाणु क्रमांक ये जो है 15 होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस जो कि f1 और प्रकाशिक केंद्र जो है ये O के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब होगा। इसमें जो है निर्मित प्रतिबिंब ये आभासी और बड़ा होगा। तो आभासी और बड़ा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब यहाँ पे वस्तु जो है अनंत पर रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब की स्थिति जो है ये F1 पर बनेगा और इसमें जो है वास्तविक बहुत छोटा और उल्टा होगा। जब 2F1 से परे होगा तो ये जो है F1 और 2F2 के बीच बनेगा और 2F पर जब वस्तु स्थित होगा तो इसका जो है प्रतिबिंब ये 2F2 पर बनेगा और जो कि वास्तविक बराबर और उल्टा बनेगा। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जनित्र यानी जनरेटर एक ऐसे उपकरण है जो कि करती है क्या करती है काम। ये जो है और जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो ये बात जो है सही है। जनरेटर जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला कथन है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना ये जो है ये बिल्कुल गलत है। ये जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं करती है, ये जो है विद्युत मोटर करती है। अगला कथन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, ये भी सही है। जनरेटर जो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 दोनों, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है कि किस कारण छोटी सी ईथर की मात्रा हथेली पर ठंडक प्रदान करती है। हथेली पर ठंडक प्रदान करती है ईथर की मात्रा जो है, इसका कारण यह है कि ये जो है ये वाष्पीकरण के कारण से होती है। तो वाष्पीकरण का कारण ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को यहाँ पे ईथर का संरचनात्मक सूत्र जो कि ROR होता है और ईथर का उपयोग निश्चेतन के रूप में जो है ये किया जाता है। अगला प्रश्न है, कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कपड़े से धागे और जंग छुड़ाने के लिए ये जो है ये ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें जो है रजक बनाने में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। यह जो है अत्यधिक विषैले अम्ल है। अम्ल की बात करें तो अम्ल जो है ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार जो कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये सारे पॉइंट को जो आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है? संरचनात्मक तत्वों की बात करें तो इसमें जो है ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन ये सभी जो है संरचनात्मक तत्वों में आते हैं, परंतु कैडमियम जो है ये संरचनात्मक तत्वों में नहीं आते हैं। नाइट्रोजन रंगहीन ठोस, द्रव और गैस के रूप में मौजूद होते हैं। इसकी खोज जो है डैनियल रदरफोर्ड ने की थी। कैडमियम की परमाणु संख्या जो कि 48 होती है। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग जरूर याद रखिएगा। और फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप लोग जरूर लाइक कर दें। अगला प्रश्न है, अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है। अक्रिस्टलीय कार्बन के शुद्धतम रूप की बात करें, ये जो है चीनी चारकोल, ये जो है अक्रिस्टलीय कार्बन के शुद्धतम रूप हैं। अगला प्रश्न है कि विकृत गंधिता किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? विकृत गंधिता की बात करें तो विकृत गंधिता जो है ये ऑक्सीजन अभिक्रिया के उदाहरण है। ऑक्सीजन अभिक्रिया के उदाहरण जो कि विकृत गंधिता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे खाई जाने वाली चीनी की रासायनिक संरचना में शामिल नहीं होता है? इसमें जो है शामिल होता है ये हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये सभी जो है शामिल होता है, परंतु नाइट्रोजन जो है ये शामिल नहीं होता है। नाइट्रोजन जो है ये जो है हमारे खाए जाने वाली चीनी को रासायनिक संरचना में शामिल नहीं होता है। सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज का जो रासायनिक सूत्र होता है ये C12H22 और O11 होता है। ये जो है गन्ने की शर्करा को सुक्रोज कहा जाता है, क्योंकि यह जो है गन्ने से प्राप्त होती है सुक्रोज, जो कि टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो है मूलतः ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना एक अनअपचाई डाइसैकेराइड है। ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने के लिए जो है रोगाणुरोधी दवा का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोगाणुरोधी दवा। अगला प्रश्न है कि अमोनिया क्लोराइड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? अमोनिया क्लोराइड के संबंध की बात करें तो इसमें जो है यह प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण है। यह जो है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए की कमी से जो है ये रतौंधी होता है। रतौंधी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बी की बात करें तो बी की कमी से जो है ये बेराबेरी रोग होता है। और सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। और एनीमिया की बात करें तो एनीमिया जो है ये आयरन की कमी से होती है। ये सारे पॉइंट को जो आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किसके अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं? जानवरों के क्लोन जो है ये जो है जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास से प्रयोग किए जाते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास से जो है जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके वक्रता केंद्र से परे एक बिंदु पर रखा जाता है तो ये जो है निर्मित प्रतिबिंब होगा। जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके वक्रता केंद्र से परे एक बिंदु पर रखा जाए तो निर्मित प्रतिबिंब जो होगा इसका निर्मित प्रतिबिंब जो है ये उल्टा और वास्तविक होगा। तो उल्टा और वास्तविक ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो इसका जो है प्रतिबिंब ये फोकस पर बनेगा और यह जो है बहुत छोटा, उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। परंतु यह जो है वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच जब वस्तु रखा जाए
तो इसका प्रतिबिंब जो है फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच बनेगी और इसमें जो है वस्तु ये छोटा उल्टा हुआ वास्तविक बनेगी। वक्रता केंद्र पर जब रखा जाए वस्तु को तो ये जो है वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब जो है ये बराबर उल्टा और वास्तविक बनता है। इसी प्रकार फोकस पर जब रखा जाए तो ये जो है अनंत पर बनेगा। तो इस प्रकार से आप लोग सभी को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है जिप्टो बराबर होता है, एक जिप्टो की बात करें तो एक जिप्टो बराबर जो है ये 10 पर पावर -21 होता है। तो 10 पर पावर -21 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर जगह। एक एक्टो बराबर 10 पर पावर -24 होता है और एक एटो बराबर 10 पर पावर -18, एक फेमटो बराबर 10 पर पावर -15, एक पीको बराबर 10 पर पावर -12 और एक नैनो बराबर 10 पर पावर -9। तो ये सारे को जो है आप लोग जरूर रखिएगा याद। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के संबंध में असत्य कथन है। प्रकाश के संबंध में सत्य कथन की बात करें तो सत्य कथन जो है यह प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसका वर्ण विक्षेपण होता है और ये जो है सीधी रेखा में इसके गमन के कारण यह प्रतिबिंब एवं छाया बनाता है, परंतु यह जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है। ये कथन जो है यह गलत है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर जगह। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति बदलना। अगला प्रश्न है कि बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि जो है यह इंगित करती है कि इसमें जो है अत्यंत शुष्क मौसम होने वाला है। अत्यंत जो है शुष्क मौसम होने वाला है जब बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि होती है। तो जब बैरोमीटर धीरे धीरे नीचे गिरता है तो बारिश की संभावना होती है। अचानक गिरता है तो इसमें जो है आंधी तूफान आती है और जब ये धीरे धीरे बैरोमीटर ऊंचा ऊपर उठती है तो जो है मौसम साफ होता है और शुष्क होता है। अचानक जब उठता है तो अत्यधिक सूखा एवं सूखा का संकेत होता है, साथ ही इसमें जो है अत्यंत शुष्क मौसम हो जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्यंत शुष्क मौसम होना। अगला प्रश्न है द्विपद विज्ञान संबंधित का उदाहरण है। द्विपद विज्ञान संबंधित नाम का उदाहरण की बात करें तो यह जो है राणा टिप्रीना के नाम से जाना जाता है। तो राणा टिप्रीना ये जो है द्विपद विज्ञान संबंधित उदाहरण है। सॉरी यहाँ पे राणा टिग्रीना है, राणा टिग्रीना। अगला प्रश्न है संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक है। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक की बात करें तो ये जो है ये मक्खी है। मक्खी जो कि संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक है। ये जो है रोग है मनुष्यों और जानवरों में जैविक क्रमकों के माध्यम से एक शरीर से दूसरे शरीर में संचारित होते हैं। संचारित रोग जो कि कॉमन रोग कहलाते हैं और संचारित रोगों का सबसे आम वाहक घरेलू मक्खी होता है जो कि अपने पैरों पर और शरीर के वालों पर जो है रोग वाहक करती है। उदाहरण जैसे कि इन्फ्लुएंजा, एबोला, कोविड-19 ये सभी जो है ये संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक है। अगला प्रश्न है कि अरस्तु के वर्गीकरण प्रणाली में प्राणियों को किस में विभाजित किया जाता है। अरस्तु के वर्गीकरण प्रणाली में प्राणियों को जो है वायवीय, जलीय एवं स्थलीय ये सभी में जो है विभाजित किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा वायवीय, जलीय और स्थलीय। अगला प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण से लेने की घोषणा कब की थी। महारानी विक्टोरिया की बात करें तो इन्होंने जो है भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा जो है इसकी घोषणा ये 1 नवंबर 1858 को की थी। तो 1 नवंबर 1858 ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ा था। इसके अनुसार जो है भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर सीधे जो है ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक जो है ये इब्न बख्तियार खिलजी है। तो इब्न बख्तियार खिलजी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना जो है इसके वास्तविक ये जो है श्रेय
इख्तियारुद्दीन मोहम्मद ईवे बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का एक जो है सैन्य सिपाहीकार था। इसने जो है बंगाल और बिहार में पूर्वी भारतीय क्षेत्रों पर मुस्लिम विजय का नेतृत्व किया था और ये जो है खुद को अपने उनके शासक के रूप में स्थापित किया। साथ ही यह जो है बंगाल के खलजी वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने जो है बंगाल पर 1203 से 1227 ईस्वी तक छोटी अवधि के लिए शासन किया था। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है ये 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो कि 94,163 वर्ग किलोमीटर है और इसकी सीमा जो है उत्तर में नेपाल से लगती है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश से, पूर्व में पश्चिम बंगाल से और दक्षिण में जो ये झारखंड से लगती है। और 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। किस राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? ये जो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय शहर एक नदी के तट पर स्थित नहीं है। आगरा की बात करें तो आगरा ये जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। और भागलपुर ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ पे बात करें कानपुर की तो कानपुर जो है ये भी गंगा नदी के तट पर स्थित है। लेकिन भोपाल किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल ये मध्य प्रदेश की राजधानी है और ये जो है किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है कि झुमरी तिलैया तथा मंदार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। झुमरी तिलैया तथा मंदार पहाड़ियाँ की बात करें तो ये जो है झारखंड में स्थित है। झारखंड ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी में आने वाली विनाशकारी इसको रोकने के लिए बनाए गए तिलैया बांध के कारण जो है इसे झुमरी तिलैया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण के लिए किन तत्वों की प्रचुरता है। नीफे के निर्माण की बात करें तो नीफे के निर्माण में ये जो है निकेल और फेरस की प्रचुरता है। नीफे यानी नी से निकेल और फे से जो है फेरस, तो इसमें प्रचुरता किसकी रहेगी? निकेल और फेरस की। अगला प्रश्न है कि गरजने वाली चालीसा, कुद पचासा और चीखने वाली साठा पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है। गरजने वाली चालीसा, कुद पचासा, चीखने वाली साठा ये जो पवनें चलती है ये पवनें जो है दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। तो दक्षिणी गोलार्ध ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भंडारी समिति किससे संबंधित है। भंडारी समिति की बात करें तो भंडारी समिति जो है ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से भंडारी समिति संबंधित है। मैं कुछ समिति का नाम ले रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जनसंख्या नीति जो है स्वामीनाथन समिति से संबंधित है। जानकी रमन समिति जो कि प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। रेखी समिति जो कि अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। सरकारिया समिति जो कि केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। और महानलोभी समिति जो कि राष्ट्रीय आय से संबंधित है। रंगराजन समिति जो कि भुगतान संतुलन से संबंधित है। राजा चलैया समिति जो कि कर सुधार से संबंधित है। तो हमने जो है सारे समितियों का नाम लिया है और ये किससे संबंधित है सारे को बताया है। आप लोग ध्यान से सुनकर जो है नोट करके याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा ये तीनों नदियाँ जो है और ये तीनों नदियाँ ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। तो छोटा नागपुर पठार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है यह पठार झारखंड राज्य के पलामू, धनबाद, हजारीबाग, रांची आदि जिलों में जो है इसका विस्तार मिलता है। छोटा नागपुर का पठार जो है ये खनिज पदार्थों में बेहद समृद्ध है। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी सिंहभूमि में स्थित चिरिया की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है।
चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता की बात करें तो चिड़िया का सबसे प्रसिद्ध विशेषता जो है ये लॉ एस खनन है। लॉ एस खनन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड का अधिकांश लॉ एस्क शिवभूमि में अवस्थित है और ये जो है पश्चिमी शिवभूमि के स्थित चिड़िया लॉ एस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। सबसे कम घनत्व वाला बात करें तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह जो है ये शनि है। शनि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्षा जल संचय किसके लिए फायदेमंद है। वर्षा जल का संचय ये जो है वर्षा जल का संचय जो कि भूमिगत जल स्तर में सुधार लाने के लिए जो है फायदेमंद है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमिगत जल सुधार करने में। अगला प्रश्न है कि कौन सा उर्वरक अत्यधिक हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक की बात करें तो ये जो है उर्वरक इनका नाम जो है ये यूरिया है। यूरिया ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उर्वरक एक रासायनिक एवं प्राकृतिक पदार्थ है जिसे जो है उर्वरता बढ़ाने के लिए मिट्टी एवं भूमि में जोड़ा जाता है। सभी उर्वरक कम या फिर अधिक हाइग्रोस्कोपिक है और ये जो है एक विशिष्ट आर्द्रता एवं एक निश्चित जल वाष्प दबाव पर नमी को अवशोषित करना शुरू करते हैं। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। नाइट्रोजन उर्वरक अत्यधिक हाइग्रोस्कोपिक है। नाइट्रोजन जो है ये उर्वरक में अत्यधिक हाइग्रोस्कोपिक है। अगला प्रश्न इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों एवं जीवों के ह्रास का एक वैध कारण है। वनस्पतियों एवं जीवों के ह्रास का एक वैध कारण है ये जो है वनों की कटाई, शिकार और अवैध शिकार, तीव्र औद्योगिकरण एवं शहरीकरण। ये सभी जो है कथन ये वनस्पति के जीवों के ह्रास का एक वैध कारण है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसार मंत्री जो कि श्री अनुराग ठाकुर जी हैं इसे जो है किसे 73वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 73वें प्रदान करने की घोषणा जो की है ये केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा किया गया है और इसे जो है वहीदा रहमान को दिया जाएगा। वहीदा रहमान ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन एवं ओबीसी दर्जे की मंजूरी दी है। पेंशन एवं ओबीसी दर्जे की मंजूरी जो दी है ये जो है झारखंड सरकार दी है। तो झारखंड सरकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि राज्य के कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ये जो है योजना की है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के प्रबंध निदेशक कौन है। फरवरी 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक जो है इनका नाम है क्रिस्टालिन जॉर्जीवा। क्रिस्टालिन जॉर्जीवा जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक एवं निदेशक फरवरी 2023 तक के हैं। अगला प्रश्न है कि नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया था। नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन जो है इसका आयोजन जो है ये 19 सितंबर 2023 को किया गया था। तो 19 सितंबर 2023 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संसद के नए भवन का उद्घाटन किया गया था और नए संसद भवन के प्रथम कार्यवाही जो कि 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के दिन संसद के विशेष सत्र से शुरू किया गया था। नए संसद भवन में जो है लोकसभा के 888 सांसदों तथा राज्यसभा के जो है 384 सांसदों को बैठने की व्यवस्था होगी। अगला प्रश्न है कि किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बनी है। द स्टोरी टेलर की बात करें ये जो है किसी भी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बनी है और इनका नाम जो है ये अमृता शेरगिल है। अमृता शेरगिल ये जो है कलाकार है और ये पेंटिंग जिनका नाम है द स्टोरी टेलर जो कि अब तक की सबसे महंगी कृति बनी है। अगला प्रश्न है कि प्रलय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में है कि यह एक विदेशी कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ये जो कथन है ये सही है। ये जो है एक विदेशी है और ये जो कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल जो कि प्रलय मिसाइल है
दूसरा कथन है कि ये जो है 150 से 500 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। ये भी कथन जो है ये सही है। ये जो है 150 से 500 किलोमीटर दूरी तक लक्ष्य को हमला करने में सक्षम है। तीसरा ऑप्शन है कि यह भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। ये कथन भी जो है ये सही है। प्रलय मिसाइल जो है ये भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदना अधिनियम 128वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा जो है किसने पेश किया था। नारी शक्ति वंदना अधिनियम जो है, नारी शक्ति वंदना अधिनियम ये लोकसभा में महिला आरक्षण बिल जो है पेश किया गया था। और ये जो पेश किया गया था ये अर्जुन मेघवाल के द्वारा पेश किया गया था। तो अर्जुन मेघवाल ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्जुन मेघवाल। अगला प्रश्न है कि पुस्तकें और लेखक दी हुई है, इसमें जो है मिलान करना है। वेस्टर्न लर्न की बात करें तो वेस्टर्न लर्न जो है, और वेस्टर्न लर्न पुस्तक जो है ये पुस्तक ये जो है चेतना मारू की है। तो ये का ये हो जाएगा नॉवेल जावा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। ये जो पुस्तक है ये पुस्तक है हुमा कुरेशी की। अगला है टैलेस फोरम द होम ऑफ वैक्स एंड वेगलस। ये जो पुस्तक है ये विजय राघवन की है। और तो इनमें से जो है ऑप्शन डी, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेस्टर्न लर्न जो कि चेतना मारू की पुस्तक है, और नॉवेल जावा जो कि एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो ये जो है हुमा कुरेशी की पुस्तक है। और टैलेस फ्रॉम द होम ऑफ वैक्स एंड वैगल्स ये जो पुस्तक है विजय राघवन की है। तो ये सारे को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि डेजर्ट फ्लैग जो कि 8 नंबर के अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है। डेजर्ट फ्लैग की बात करें तो डेजर्ट फ्लैग का आयोजन जो है ये यूएई में किया गया है। यूएई ऑप्शन से इसका राइट आंसर जगह। भारतीय वायुसेना संयुक्त अरब अमीरात में जो है डेजर्ट फ्लैग 8 नंबर का अभ्यास में भाग लेगी। भारतीय वायुसेना जो कि 27 फरवरी से 17 मार्च 2023 तक संयुक्त अरब अमीरात यूएई में डेजर्ट फ्लैग अभ्यास में जो है भाग लिया। और यह जो है पहला अवसर था जब लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस बिहार किसी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान अभ्यास में भाग लेगा। इस अभ्यास के उद्देश्य विविध लड़ाकू कार्यक्रमों में जो है भाग लेने का है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2023 में बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया। जनवरी 2023 में बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में जो है प्रशांत कुमार शाही को नियुक्त किया गया। तो प्रशांत कुमार शाही ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के जनक किससे कहा जाता है। कंप्यूटर के जनक की बात करें तो कंप्यूटर का जनक जो है ये चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। तो चार्ल्स बैबेज ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो है सर्वप्रथम 1946 ईस्वी में हुई। 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता के रूप में जो है मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला जो कि आशापूर्णा देवी थी। तो आशापूर्णा देवी ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। आशापूर्णा देवी को 1976 ईस्वी में बंगाली भाषा के लिए जो है यह पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में 1965 ईस्वी से दिया जाने की प्रारंभ हुई है। अगला प्रश्न है कि भारत में बेटन कप एवं रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है। बेटन कप एवं रंगास्वामी कप की बात करें तो ये जो है ये हॉकी से संबंधित है। हॉकी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बीसी राय ट्रॉफी जो कि फुटबॉल से संबंधित है। जीडी बिरला ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से संबंधित है। जयलक्ष्मी कप जो कि टेबल टेनिस से संबंधित है। अमृत दीवान कप जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश जो है ये रूस है। रूस ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान की बात करें तो भारत का स्थान जो है ये 7वां है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है। सितार के साथ संबंधित नहीं की बात करें तो उस्ताद अलाउद्दीन खां ये जो है सितार से संबंधित नहीं है। इनका संबंध जो है सरोदवाद से है।
तो उस्ताद अलाउद्दीन खां ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है। भारत में हरित क्रांति की बात करें तो इनका एक अन्य नाम जो है ये बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति। अगला प्रश्न है कि द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है। द्विपक्षीय एकाधिकार जो है ये जो दर्शाता है ये एक विक्रेता और एक क्रेता को दर्शाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक विक्रेता और एक क्रेता। एकाधिकार बाजार का असंतुलित व्यवस्था को दर्शाता है और एकाधिकार के अंतर्गत किसी भी उत्पादन पर एक ही फर्म का अधिकार होता है। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है। स्वर्ण की बात करें तो स्वर्ण जो है मुख्यतः ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित होता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा सोना का उत्पादक देश जो है ये चीन है और भारत बड़ा सोना का घरेलू उपभोक्ता देश है। अगला प्रश्न है कि बाजर का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था। बाजर के नियम की बात करें तो बाजर का नियम जो है ये जेबी से द्वारा दिया गया था। जेबी से के द्वारा जो है बाजर का नियम दिया गया था। अगला प्रश्न है कि एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो एक्साइज ड्यूटी जो है ये वस्तुओं के उत्पादन में लगाई जाती है, वस्तु के उत्पादन। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अप्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क जो कि अप्रत्यक्ष कर है, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर है, केंद्रीय बिक्री कर ये जो है अप्रत्यक्ष कर है, सेवा कर ये सभी जो है अप्रत्यक्ष कर है, और प्रत्यक्ष कर जो कि आयकर, निगम कर, उपहार कर, व्यय कर, संपत्ति कर ये सभी जो है प्रत्यक्ष कर है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है। अनुच्छेद 29 की बात करें तो अनुच्छेद 29 में जो है ये संविधान के अनुच्छेद 29 में संस्कृति और शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है। यहाँ पे जो दिया गया है ये सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसरों की समानता, तो ये कथन जो है ये गलत है, यानी इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। सार्वजनिक रोजगारों के मामले में अवसर की समानता जो है इसका अवसर की समानता जो कि अनुच्छेद 16 के 1 में मिलता है, इसका वर्णन भारतीय संविधान में। और जीवन एवं निजी स्वतंत्रता का संरक्षण ये जो है अनुच्छेद 21 में है। धार्मिक मामलों संबंधित प्रावधान करने का स्वतंत्रता जो कि अनुच्छेद 26 में है, और भेदभाव का निषेध जो कि अनुच्छेद 15 में वर्णन है। अगला है कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है। जानवरों के प्रति क्रूरता के रोकथाम के लिए भारतीय संविधान में सूची जो रखा गया है ये सूची जो है ये समवर्ती सूची में रखा गया है। तो समवर्ती सूची ऑप्शन सी इसका राइट आंसर जाएगा। वर्तमान में जो है कुल 52 विषय हैं। इस सूची के अंतर्गत समवर्ती सूची में टोटल जो है 52 विषय हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन को दल बदल विरोधी संशोधन माना जाता है। दल बदल विरोधी संशोधन जो है ये 52वां संविधान संशोधन को माना जाता है। 52वां संविधान संशोधन जो है ये 1985 में हुआ था। 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ गया था। इसमें दल बदल विरोधी संशोधन के रूप में भी जाना जाता है। यह संशोधन में संविधान की 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें जो है दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान शामिल हैं। अनुसूची जो है 10 में इसका वर्णन मिलता है दल बदल का। अगला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद संघ या राज्य की सेवा में व्यक्तियों को सैन्य शासन के दौरान उनके द्वारा की गई किन्हीं कार्यवाहियों के संदर्भ में संरक्षित करने की संसद को प्रकृति करता है। ये जो है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 और 34 में इसका प्रावधान मिलता है। तो अनुच्छेद 33 और 34 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं दायित्व निर्दिष्ट करती है। पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं दायित्व निर्दिष्ट करती है। ये जो अनुसूची है ये हमारे भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है। संसद आदर्श ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य जो है ये संसद सदस्यों द्वारा गाँवों को गोद लिया जाता है। संसद सदस्यों द्वारा इसमें जो है गाँवों को गोद लिया जाता है
और इसमें जो है अपने ससुराल के गांव को छोड़कर प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक गांव में एक गांव को चुनना होगा और मापदंडों को तय कर उस जो है ये 2019 तक इसे आदर्श गांव बनाना होगा। कार्यक्रम का शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया, जो कि 11 अक्टूबर 2014 को इसका प्रारंभ किया गया था। सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रारंभ जो है 11 अक्टूबर 2014 को किया गया था। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ग्राम सभा का सदस्य बनने का न्यूनतम आयु कितनी है? ग्राम सभा का सदस्य बनने का न्यूनतम आयु जो है ये 21 वर्ष और इससे अधिक है। तो 21 वर्ष और इससे अधिक ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन है? अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष जो है ये प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। इसमें सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक इसमें भी शामिल नहीं होते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है। इसका जो वर्णन है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में भारत के संविधान के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के संविधान के विषय में संबंधित कथन की बात करें तो इसमें कथन जो है ये धर्म के नाम पर भेदभाव का निषेध करता है। भारतीय संविधान जो है ये धर्म के नाम पर भेदभाव का निषेध करता है। ये जो कथन है ये सही है। यह एक धर्म को औपचारिकता दर्जा प्रदान करता है। ये कथन जो है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ जो है सभी धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। और अगला है कि यह सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता देता है। ये कथन जो है ये सही है। अगला कथन है कि यह धार्मिक संप्रदायों में नागरिकों की समानता सुनिश्चित करता है। ये भी कथन जो है ये बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा ये किसी भी धर्म को एक धर्म को औपचारिकता प्रदान करता है। ये कथन जो है ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है यदि वह जो है भारत का कोई भी नागरिक अपनी नागरिकता कब खो देगा? तो जब वो जो है भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। जब वो दूसरा देश की नागरिकता ले लेता है और भारतीय नागरिकता को परित्याग करता है तो वह जो है भारत की नागरिकता को खो देता है। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्रदान करता है। जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्रदान करता है तो भारतीय नागरिकता को खो देता है। किसी अन्य देश की नागरिकता को से विवाह करता है। ये जो बात है ये गलत है, क्योंकि किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है तो नागरिकता नहीं खोता है। सरकार की आलोचना करता है। जब सरकार की आलोचना करता है तो नागरिकता वो नहीं खोता है। तो इसका राइट आंसर जो है ए और बी दोनों हो जाएगा। तो फ्रेंड हमने जो है आज के इस वीडियो में टोटल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर करा दिया है, जो कि जीके जीएस के थे। इसके बाद जो है 20 मैथ के प्रश्न हैं, तो आप लोग मैथ खुद देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले सेट में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग बता दीजिए आज का सेट कैसा रहा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। साथ ही अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड अब हम लोग अगले सेट में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।